चलिए, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, सबसे जो पहली थ्योरी थी वो आपकी थी वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी तो केवल ये बताती है कि कुछ लिगेंड्स होंगे जिन्हें सेकेंडरी वैलेंसी बोलेंगे, कुछ आपके आयंस होंगे एनायंस जो प्राइमरी वैलेंसी, वो केवल बहुत लिमिटेड नॉलेज दे पाती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर वगैरह में पता चला, उसमें पता चला कि उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा, ज़्यादा होगा, कितना होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है इस थ्योरी की, है ना। कई बार आपने देखा कि जब लिगेंड आपका Cl- था उसी सेम मेटल कैटायन के लिए, तो उसने अंदर D में पेयरिंग नहीं कराई, और जब Cn- था तब उसने पेयरिंग करा दी, है ना। वहीं आपने देखा कि जो CuNH3 2+ था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका D से कहाँ चला गया, फ्री में चला गया। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक तो सबसे बड़ी यही कि कब पेयरिंग होगी, कब पेयरिंग आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें लिखिए, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज फेयरली सक्सेसफुल। The valence bond theory is fairly successful in explaining the geometry and magnetic properties of complexes, but it has a number of limitations. फर्स्ट है, देखिए, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उसमें मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड हैं। तो ये थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कलर्ड हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती, है ना। तो लिखिए, दिस थ्योरी डज नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन why most of the complexes are colored. सर ये एक तरीके से लिमिटेशन का ये तो होगा वो बना के तुम्हारी गलती है, उसमें इस चीज के लिए बनाई नहीं है थ्योरी की कलर बताएगा। Offer any explanation why complex compounds are colored? पढ़ाई सकते हैं नहीं, अगर आप कोई थ्योरी दे रहे हो कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की थ्योरी है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड कुछ आपको चीज़ें दिख रही हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है, उनकी कुछ स्ट्रक्चर है, तो आप जो थ्योरी दे रहे हैं वो लगभग सारी बातों को एक्सप्लेन करती हुई नजर आए। अगर हम बोलते हैं कि बोहर का जो मॉडल है उसकी लिमिटेशन है, तो बोहर ने अपना मॉडल कुछ दिया कि मैं तो बस हाइड्रोजन लाइक के लिए दे रहा हूँ, तो क्या हम ये नहीं मानेंगे कि ऑक्सीजन एटम के लिए वो लागू नहीं हो रहा, तो क्या हम उसकी लिमिटेशन में नहीं बोलेंगे? क्या हम ये बोल रहे कि नहीं, बोहर ने तो ये बोला था कि बस हाइड्रोजन लाइक के लिए मानना? क्या हमें वहाँ तक लिमिटेशन रहना चाहिए? क्या हम उस थ्योरी को हाँ बहुत बढ़िया थ्योरी ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए, या हम बोलें कि नहीं ठीक है थ्योरी तो दी है लेकिन इसकी लिमिटेशन है, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर एप्लीकेबल हो ही नहीं पा रही? सर वो तो वैलिड भी बात है। यहाँ पे उसने जो भी नाम था इसका, जिसने भी बनाई होगी थ्योरी, उसने क्या बताया कि मैं बता रहा हूँ कि जी ऐसे वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है एलिमेंटल, और फिर जो लिगेंड होता है वो आकर या तो इनर कॉम्प्लेक्स बनाता है या आउटर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो काहे नहीं कलर होता है इससे? आप कह दो कि भाई कलर तो बेकार है ऐसे। नहीं, बेसिकली ये थ्योरी कॉम्प्लेक्स स्पेयर कैसे बनता है उसी के लिए नहीं है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ही थ्योरी है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर है, तो कलर भी अगर बताए तो होना चाहिए। जैसे उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी वो, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में उससे पहले वाली जो थ्योरी आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो भी, वो ये नहीं बताती कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, मतलब उल्टा कैरेक्टर बताती है। तो वो तो देखता भी है यहाँ लिमिटेशन है, लेकिन ये तो वहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है? वहाँ पे भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने वहाँ पे तो गारंटी नहीं दी कि मैं आपको मैग्नेटिक नेचर बताऊंगी,
लेकिन फिर भी हम क्यों बोलते हैं कि वो लिमिटेशन में है? उसके हिसाब से अगर आप निकालते हो तो वो गलत बताते हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बताते हो, फेरोमैग्नेटिक है, जो भी है मोटी बताती है। ठीक है, चलिए अगली जो थ्योरी है हम उसके रेस्पेक्ट में फिर हम कह रहे हैं कि ये इसके लिमिटेशन है, मतलब हम अगली थ्योरी को इससे ज़्यादा बेटर बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पर उसकी ये लिमिटेशन है ना। अगला लिखिए, दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन, दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन, दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन why at one time electrons are rearranged against Hund's rule, while at other time the electronic configuration is not disturbed. While at other time electronic configuration is not disturbed. देखिए CuNH3 6 3+ और एक हम यहाँ पर देखते हैं CuF6 सॉरी कोबाल्ट है CO और यहाँ पर आपका 3-, दोनों में जो कोबाल्ट है वो 3+ में है। तो पहले कोबाल्ट हम देख लेते हैं क्या रहता है। कोबाल्ट आपका फी को यहाँ पर 27 है ना, तो ये आपका रहता है आपका 3D और यहाँ पर आपका है ये 4s है, ठीक। यहाँ पर आपका ये 4p और यहाँ पर आपका ये 4d। तो यहाँ पर 3D के अंदर है 4s है का 4p है और यहाँ पर आपका ये 4d है। यहाँ पर आपका 1 2 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। यहाँ पर अब आपका कोबाल्ट 3+ है 27, तो यहाँ पर आपका D में 4s में से दोनों चले जाएंगे और D में से आपका 1 चला जाएगा, तो ये खाली हो जाएगा और यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कोबाल्ट 3+ 27, यहाँ पर आपको ये 3D, आपका ये 4s 4p और आपका ये 4d। देखिए जब यहाँ पर ये अमोनिया लिगैंड आते हैं, जब अमोनिया लिगैंड आते हैं तो यहाँ पर वे अंदर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर पेयरिंग करा देते हैं, है ना। जब यहाँ पर ये बनता है CONH3 6 3+, तो यहाँ पर अंदर पेयरिंग करा देते हैं और अंदर पेयरिंग करने के बाद इन इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग ये हो जाती है। तो अगर आप कोबाल्ट 3+ के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, हुंड्स रूल का वोलेशन हुआ है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, हुंड्स रूल का वोलेशन हुआ है। हुंड्स रूल क्या बोलता है कि आपके पास अगर मान लो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सब में एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर यहाँ पर पेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ पर सब में एक होने से पहले इसने तीनों में यहाँ पर पेयरिंग करा दी, तो यहाँ पर हुंड्स रूल का वोलेशन हुआ है। हुंड्स रूल इज वायलेटेड। लेकिन जब यहां पर हम बनाते हैं COF6 3-,
तो यहाँ पर कोबाल्ट 3+ के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई भी अंदर पेयरिंग नहीं हुई है, यहाँ पर अंदर कोई भी पेयरिंग नहीं हुई है, हुंड्स रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये अंदर वाले 2D 1S और 3P को मिलाकर यहाँ पर sp3d sp3d2 है, सॉरी d2 sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आपका ये 3 ऑर्बिटल और यहाँ पर आपका ये 5 ऑर्बिटल आपके ये बनते हैं, सॉरी 6 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। तो इनमें तो ये इलेक्ट्रॉन्स के हैं ये, और यहाँ पर आपके ये d2 sp3 d2 sp3 d2 sp3 d2 sp3 d2 sp3 और d2 sp3। यहाँ पर लिगेंड ने अपने ये यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 1S 3P और 2D को यूज करके यहाँ पर sp3d2 ये हाइब्रिडेशन यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर आपको नजर आता है ये ठीक है। तो यही वो कहता है कि कई बार तो हुंड्स रूल का वायलेशन होता है, कई बार वो इलेक्ट्रॉनों के अंदर पेयरिंग करा देता है तो हुंड्स रूल यहाँ पर वायलेट हो जाता है, और कई बार ये रूल वायलेट नहीं होता। तो कब ये रूल वायलेट होगा और कब ये रूल वायलेट नहीं होगा, किस लिगेंड की प्रेजेंस में अंदर शिफ्टिंग होगी और किस लिगेंड की प्रेजेंस में शिफ्टिंग नहीं होगी, ये हमें नहीं पता। हमने वो जो बनाया था कि हैलोजन डोनर और ऑक्सीजन डोनर हैं, ये तो हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखकर उसके बाद हमने अंदाजा लगाया कि ऐसा होता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि किस केस में आपका ये पेयरिंग होगी, है ना। जो आपके ऑक्सीजन डोनर हैं उसमें भी कई बार हो सकता है कि अंदर पेयरिंग हो जाए, और कई बार जो नाइट्रोजन डोनर है उसमें भी हो सकता है कि पेयरिंग ना हो। ठीक है, अभी तो हमने सेफ साइड में वही कॉम्प्लेक्स बनाए जो हैलोजन और ऑक्सीजन में अंदर पेयरिंग नहीं कर रहे हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन और कार्बन में पेयरिंग कर रहे हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे नाइट्रोजन डोनर वाले भी जो अंदर पेयरिंग कराते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन कई बार आपके ऐसे आ सकते हैं जो नाइट्रोजन और कार्बन डोनर होने के बावजूद अंदर पेयरिंग नहीं कराते हुए दिखेंगे, उनका पता सब कैसा लगेगा। ये बनाइए आप जल्दी से। रहने दीजिए, आपने तो देख ही रखा है, पता है ना क्या चल रहा है। अगला पॉइंट लिखिए। इसमें लिखिए इन द फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 in the formation of CuNH3 comma one electron is shifted from 3d to 4p orbital 3d to 4p orbital 3d to 4p ऑर्बिटल, जो सबसे लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स था उसमें आपने देखा था कि 3d से एक इलेक्ट्रॉन उसने पहुंचा दिया था 4p में, उसके बाद एक d खाली हो गया था तो उसने बना ली थी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर वो शिफ्ट नहीं होता तो उसे sp3 बनानी पड़ती।
तो CuNH342+ में वो खाली होता है, फिर वो DsP2 बनाता है और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है ना। तो इसमें लिखिए द थ्योरी इज साइलेंट अबाउट द एनर्जी अवेलेबिलिटी, द थ्योरी इज साइलेंट अबाउट द एनर्जी अवेलेबिलिटी for shifting such an electron, for shifting such an electron, for shifting such an electron। वो इलेक्ट्रॉन क्यों शिफ्ट हो गया, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आई, किस तरीके से एनर्जी का सब बैलेंस है, इस थ्योरी ने कोई एक्सप्लेनेशन उसके बारे में नहीं दी है। सर मतलब शिफ्ट ही हुआ वो टेट्राहेड्रल क्यों नहीं बना, ये हाँ, तो इस थ्योरी के पास नहीं है ना, इस थ्योरी के बिहाफ पे थोड़ा ना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अगली जो थ्योरी आएगी वहाँ पे आपको चीज़ें पता चलेंगी। अगला लिखिए इट डज नॉट एक्सप्लेन why sometimes magnetic moment changes, it does not explain why sometimes magnetic moment changes with temperature, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट हैं ये इस थ्योरी की लिमिटेशन है, ठीक है।